नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था लार ग्रंथि के बारे में। अब इस लार ग्रंथि के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो कि नीट में, एम्स में और आरबीएससी में पूछे जाते हैं उसके बारे में शॉर्ट में आपको बताते हैं। जैसे मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है कि 3 जोड़ी होती है। उसके बाद में प्रश्न बनता है कि पैरोटिड ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है, कान से पहले पाई जाती है। फिर इसमें प्रश्न बनता है कि टॉयलिन एंजाइम का स्त्रावण कौन सी लार ग्रंथि के द्वारा होता है, तो पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा है वो टॉयलिन एंजाइम का स्त्रावण होता है। फिर इसमें प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक लार का स्त्रावण करने वाली लार ग्रंथि कौन सी है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्रंथि है। उसके बाद में इसमें प्रश्न बनता है कि सब मैक्सिबुलर ग्रंथि या सब मैंडिबुलर ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है, दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर ये ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद में सब मैंडिबुलर ग्रंथि है ये मुंह के अंदर कहाँ खुलती है, निचले जबड़े में इंसाइजर या कृतनक दांत के ठीक पीछे ये ग्रंथि खुलती है। उसके बाद में तीसरी जो ग्रंथि है सब लिंगुअल ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है, निचले जबड़े में पाई जाती है। फिर ये ग्रंथि कहाँ खुलती है कि जीभ के अधर तल पर ये ग्रंथि है वो खुलती है। उसके बाद में लार में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ है वो पाए जाते हैं। लार के अंदर है श्लेष्मा है, टॉयलिन एंजाइम है, लाइसोजाइम है, थायोसाइनेट है, ये इसके अंदर रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद में इसके अंदर प्रश्न बनता है कि लार में वो कौन से एंजाइम हैं जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं, तो इसमें लाइसोजाइम और थायोसाइनेट एंजाइम है ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं। उसके बाद में लार के अंदर कौन सी प्रतिरक्षी प्रोटीन पाई जाती है, IgA पाई जाती है। इस प्रकार से ये लार से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं जो नीट के अंदर, एम्स के अंदर और आरबीएससी के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे जाते हैं। आज अपन वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, पैंक्रियाटिक ग्रंथि के बारे में, जो दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। इसके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अग्नाशय ग्रंथि है वो अमाशय और ग्रहणी के बीच में पाई जाती है। इसकी पोजीशन क्या हुई, अमाशय और ग्रहणी के बीच में पाई जाती है। फिर ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। ये जो ग्रंथि है वो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। इसका 99% भाग है वो बाह्यस्रावी होता है और 1% भाग है वो अंतःस्रावी होता है। बाह्यस्रावी भाग से पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं और अंतःस्रावी भाग से हार्मोन निकलते हैं। अब ये जो बाह्यस्रावी भाग है इसके अंदर एसिनाई कोशिकाएं पाई जाती है। बाह्यस्रावी भाग में एसिनाई कोशिकाएं पाई जाती है और ये जो एसिनाई कोशिकाएं हैं अंतःस्रावी भाग के चारों ओर पाई जाती है और इसकी जो आकृति है इस प्रकार से होती है। सबसे अंदर की तरफ है इसके अंदर होती है अग्नाशय वाहिनी, इसके बाहर की तरफ इस प्रकार से एसिनाई कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है, जिसमें सब में केंद्रक होता है और ये इस प्रकार से एसिनाई कोशिकाएं पाई जाती है। इन एसिनाई कोशिकाओं के मध्य भाग के अंदर ये पाई जाती है अंतःस्रावी भाग कहलाता है, जिसके अंदर रुधिर वाहिनियां पाई जाती है और इसके अंदर अल्फा कोशिकाएं पाई जाती है। उसके बाद में डेल्टा कोशिकाएं, अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका
ये बाहर की तरफ होती है, ये कहलाती है इसकी अल्फा कोशिकाएं। ये इसकी कहलाती है डेल्टा कोशिकाएं। और इसके अंदर की तरफ पाई जाती है बीटा कोशिकाएं। ये सभी बीटा कोशिकाएं इसके अंदर है। और ये पूरा इसका पोर्शन कहलाता है, ये बीटा कोशिका है। ये इसकी अंतःस्रावी भाग की कोशिकाएं हैं, जिसको कहते हैं लैंगरहैंस द्वीपिकाएं या लैंगरहैंस द्वीप समूह। इन तीनों को कहते हैं लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। ये अल्फा कोशिका है इसके अंदर, ये इसकी गामा कोशिका कहलाती है। और इसके भीतर की ओर यहां पर पाई जाती है बीटा कोशिका है। और इसके चारों ओर ये अंतःस्रावी भाग है, इसके चारों ओर पाई जाती है क्या, ये बाह्यस्रावी यानी एसिनाई कोशिकाएं। इस प्रकार से ये एसिनाई कोशिकाएं इसके चारों ओर पाई जाएगी। यहां पर भी एसिनाई कोशिकाएं इस प्रकार से ये इसके चारों ओर एसिनाई कोशिकाएं पाई जाती है। बीच में सब में केंद्रक होता है, यहाँ पर अग्नाशय वाहिनी, ये सभी एसिनाई कोशिकाएं। ये इसके जो पार वाले भाग है बाह्यस्रावी भाग है, जिसमें एसिनाई कोशिकाओं के समूह हैं। और एसिनाई कोशिकाओं के मध्य में पाई जाती है अंतःस्रावी भाग की कोशिकाएं, जिसे लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं कहते हैं, जिसमें अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन हार्मोन निकालती है। अल्फा कोशिका है वो ग्लूकागोन हार्मोन निकालती है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर ग्लूकोज की कमी की पूर्ति करता है। ये पूर्ति करती है कौन, ग्लूकागोन हार्मोन, जो अल्फा कोशिकाओं के द्वारा निकलता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर शरीर के अंदर ग्लूकोज की पूर्ति करने का कार्य ये करता है अल्फा कोशिका। गामा कोशिका है वो सोमेटोस्टेटिन गैस्ट्रीन, सीरोटोनिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन के हार्मोन के कार्यों पर ये नियंत्रण करता है। गैस्ट्रीन हार्मोन है अमाशय से जो एंजाइम निकलते हैं, पाचक एंजाइम निकलते हैं, उसके स्त्रावण पर नियंत्रण करता है। और सीरोटोनिन है ये यकृत ग्रंथि से जो पित्त निकलता है उसको नियंत्रित करने का काम ये करता है। बीटा कोशिका है ये इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। और ये इंसुलिन जो हार्मोन है वो आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलने का कार्य करती है। तो ये तो इसके अंतःस्रावी भाग के। अब इसके जो एसिनाई कोशिकाएं हैं, इसके द्वारा 3 प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलेज, और तीसरा होता है लाइपेज। एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा 3 प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रारंभ में ट्रिप्सिनोजन के रूप में निष्क्रिय अवस्था में होता है, लेकिन
ग्रहणी के म्यूकोसा भाग के द्वारा स्त्रावित एंटेरोकाइनेज एंजाइम के संपर्क में आते ही ये सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है और ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन में, प्रोटियोज में बदलने का कार्य करता है। कौन? ट्रिप्सिन आर। उसके बाद में आता है काइमोट्रिप्सिनोजार, जो कि प्रारंभ में निष्क्रिय अवस्था में होता है, लेकिन ये ट्रिप्सिन के संपर्क में आते ही सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। और ये काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करके किसमें बदलता है? पेप्टोन में और प्रोटियोज में बदलता है। तीसरा इसके अंदर आता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, जो कि निष्क्रिय अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही ट्रिप्सिन के संपर्क में आता है तो ये किसमें बदल जाता है? सक्रिय कार्बोक्सी पेप्टिडेज। और ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या करता है? पेप्टोन और प्रोटियोज को किसमें बदलता है? एमिनो अम्लों में बदल देता है। उसके बाद में दूसरा जो एंजाइम है एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। और तीसरा एंजाइम है लाइपेज, जो कि वसा का पाचन करके इसको वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है। किसमें बदलता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो इसके अंदर 3 प्रकार के एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और लाइपेज वसा का पाचन करता है। अब अग्नाशय ग्रंथि से जो अग्नाशय रस निकलता है, इसका रासायनिक संगठन क्या है कि अग्नाशय रस में 98% तो क्या होता है? जल होता है और 2% में लवण प्लस एंजाइम होते हैं। 98% तो अग्नाशय रस में जल होता है, 2% में लवण और पाचक एंजाइम होते हैं। उसके बाद में अग्नाशय रस है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर है वो अग्नाशय रस है वो निकलता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पर डे 1 से लेकर 1.5 लीटर तक अग्नाशय रस का स्त्रावण होता है। और इस अग्नाशय रस की जो पीएच है वो कितनी होती है? 7.5 से 8.5 तक होती है, यानी क्षारीय पीएच पर ये कार्य करता है। और क्षारीय पीएच है वो अग्नाशय रस है वो किसके द्वारा बना रहता है? पित्तरस के द्वारा। पित्तरस है, इसके कारण है वो सारी रस इसके अंदर बना रहता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो के अंदर अपने अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ा, जो कि दूसरी बड़ी है पाचक ग्रंथि है। धन्यवाद।